हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। इस क्लास में हम लोग प्रीलिम्स के स्किल डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि अभी हम लोग इस क्लास में किस तरह से बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में बताया था कि किस सब्जेक्ट से कितने और किस तरह से यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछता है। हमने कैटेगरी बनाई थी सारे सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर स्किल डेवलपमेंट करेंगे कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं एग्जाम में। और इस तरह से कि स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं भी पता है, तब भी आप आंसर तक कैसे पहुंचोगे। ये है स्किल डेवलपमेंट एक। और दूसरा ये भी कि अगर आपको पता भी है तो आप किस तरह से सोचोगे ताकि आप सही सही आंसर तक पहुंच सको, अगर जो आपको पता है वो धुंधला है तो। ठीक ठीक 100% आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तब। ये होती है स्किल डेवलपमेंट कि आपको मझधार से निकाल कर, आप डूब रहे हैं उससे निकाल कर आपको किनारे तक ले आए और आपको बचा ले। तो मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट पे यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न अलग अलग है। एग्जाम में भले वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल डेवलप कर लेंगे तो इससे होगा क्या। अब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि हाँ, ये इस सब्जेक्ट से यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये सब्जेक्ट है, इसका ये टॉपिक है, इस टॉपिक से यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और मैं इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज़ धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट होती चली जाएगी और आपका धीरे धीरे हर सब्जेक्ट पर कमांड होता चला जाएगा। तो फिर जब यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो ये प्रीलिम्स क्लास है तो मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिमाइंड होगी कि ऐसे-ऐसे मैंने टेक्निक डेवलप की है। और फिर क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे, क्विकली सॉल्व होंगे और सबसे बड़ी बात सही-सही सॉल्व होंगे। तो अभी आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग इकोनॉमिक्स पर बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को लेकर कम से कम बातें करेंगे, इसलिए मैंने 2019 के क्वेश्चंस से शुरुआत की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये देख लें कि यूपीएससी ने किस तरह से अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को बदला है। अभी से लेकर हम करंट तक जाएंगे। करंट ईयर जो यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछा है यूपीएससी ने लास्ट अपने एग्ज़ाम में, ताकि हम वो सब कुछ समझ सकें। तो कुछ क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं, 2019 का ही ये अगला क्वेश्चन है, आइए इस पर बात करते हैं। Which one of the following is not the most likely measure the government or RBI takes to stop the slide of Indian rupee? ये आप देखेंगे तो मनी एंड बैंकिंग जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित है, आरबीआई से संबंधित है, उसके मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है क्वेश्चन। इसमें कह क्या रहा है कि इसमें से कौन सा मेजर या कदम आप कहिए, कौन सा स्टेप गवर्नमेंट या आरबीआई नहीं लेना चाहेगी, किस चीज के लिए, टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। मतलब स्लाइड मतलब गिरना आप कहिए, इंडियन रूपी का गिरना मतलब कि वैल्यू का गिरना। तो इंडियन रूपी का वैल्यू ना गिरे, या यूं कहिए कि इंडियन रूपी के वैल्यू को गिरने से रोकने के लिए
इसमें से कौन-सा कदम आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं उठाना चाहेगी, ये क्वेश्चन है। नहीं उठाना चाहेगी, नॉट पे ध्यान रखिए। आइए अब ऑप्शंस पे चलते हैं। कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ, अच्छा इस पर मैं एक एक बात यहाँ पे और रिमाइंड कराना चाहूँगा। आपको याद होगा कि क्वेश्चंस सॉल्व करने के प्रीलिम्स के मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि वो टेक्निक क्या है। 3 स्टेप होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, दूसरा है थिंकिंग ऑफ आंसर और तीसरा है आंसर करना, सॉल्व करना। तो इन तीनों के स्किल की बात कि आप क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, समझने मतलब आप किस तरह से पढ़ेंगे कि आप क्वेश्चन समझ जाए, वहाँ पढ़ने की बात होगी। फिर अब आप उस पर सोचेंगे कैसे और फिर अंत में आप सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले पढ़ने की बात आती है। तो पढ़ना आपको ऐसा है कि उसकी एक रीज़नेबल स्पीड हो। आप बहुत धीरे नहीं पढ़ सकते और बहुत स्पीड भी नहीं पढ़ सकते। बहुत धीरे पढ़ेंगे तो टाइम की आपको कमी हो जाएगी वहाँ, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है और बहुत स्पीड पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक रीज़नेबल स्पीड होनी चाहिए आपकी और आपको इस तरीके से पढ़ना है कि समझ में आए। अब इस चीज़ को ध्यान में रखकर अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। देखिएगा कि मैं किस तरह से रुकता हूँ, को कहाँ-कहाँ पे रुकता हूँ, किस तरह से पढ़ रहा हूँ और आप सुनते जाइएगा, आप देखिएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। Which one of the following is not the most likely measure the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee? पहला, curbing imports of non-essential goods and promoting exports। अब इस पर आपको ऑप्शन में तो आप पढ़ेंगे, सोचते चलेंगे। इस पर सोचा कैसे जाए? क्या कह रहा है कि कर्बिंग इंपोर्ट, इंपोर्ट जो हम करते हैं उसको कम किया जाए, उस पर थोड़ा-सा रोक लगाया जाए। कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड, जो ज़रूरी वस्तुएँ नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, उन पर थोड़ा-सा रोकथाम लगाया जाए उनके इम्पोर्ट पर। एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। अब कहिए अगर इम्पोर्ट को कर्ब किया जाता है तो इससे होगा क्या? आप जानते हैं जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं, सबसे पहले एक और बात, सॉरी मैं फिर से बीच में रुक रहा हूँ लेकिन मुझे पहले आपको ये चीज़ समझाना होगा, तभी हम यहाँ आ सकते हैं। मैंने कहा सोचने का तरीका, स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी, ठीक? तो ये स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी क्या है? इंडियन रूपी कब स्लाइड करेगा, कब गिरेगा, उसकी वैल्यू कब कम होगी? अगर मैं आपसे कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ, मान लेते हैं कि इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। अगर मैं आपसे कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ कि रुपये की वैल्यू कब गिरेगी, आपके नज़र में कब गिर जाएगी रुपये की वैल्यू? तब ना, अच्छा ऐसे ही बताइए कि रियल लाइफ़ की बात करते हैं, किसी का भी वैल्यू कब कम हो जाता है? हीरे की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? मिट्टी की वैल्यू, जो आप या मिट्टी कहिए या गिट्टी कहिए या बालू कहिए, इसकी वैल्यू क्यों कम है? कंपेयर कीजिए आप। क्यों? आप कहेंगे कि हीरा जो है वो बहुत कम है। तो मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा अगर पास में हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़े, आप सब चीज़ से फ्री हैं, पैसा के बारे में आपको सोचना ही नहीं पड़े, तो आप उतनी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसा है जिसके पास पैसे की बहुत कमी है, तो वो उसकी ज़्यादा वैल्यू करेगा। मतलब अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है पास में, तो उसकी वैल्यू गिरने लगती है। तो अगर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा पैसा बाहर आ गया, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू गिरेगी, इकोनॉमी के सेंस में यही होगा। अगर ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं आया, तो उसकी वैल्यू थोड़ी-सी ज़्यादा रहेगी।
तो इस बात को पकड़कर अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इम्पोर्ट को कर्ब किया जाए तो होगा क्या? आप जानते हैं इम्पोर्ट करने में क्या होता है कि हमें फ़ॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। बाहर से सामान मंगा रहे हैं वो तो इंडियन पैसा लेगा नहीं, वो तो अपना फ़ॉरेन में आप जानते हैं ज़्यादातर मार्केट में डॉलर चलता है, वो वर्ल्ड करेंसी है। तो आप फ़ॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे। तो अब फ़ॉरेन करेंसी में आप पेमेंट करेंगे तो होगा क्या? आपका फ़ॉरेन करेंसी बाहर चला जाएगा और फ़ॉरेन करेंसी में आप खरीदेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप कहीं पे जाएँगे, अपना इंडियन रूपी देंगे और उसके बदले में उससे आप फ़ॉरेन करेंसी लेंगे, फिर आपने जो बाहर मँगाया है उसको फ़ॉरेन करेंसी देंगे। मतलब आपके पास जो रुपया है पास में, उसको लेके आप कहीं गए बैंक या एक्सचेंज है, जहाँ पे होता है, तो आपने वो वहाँ अपना रुपया दे दिया। मतलब अपना रुपया आपने मार्केट में डाल दिया। मतलब मार्केट में इस तरह से पैसा बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है, तो अगर पैसा बाहर निकलेगा और अभी हमने बात क्या की कि वैल्यू कब गिरता है? जब पैसा बाहर मार्केट में ज़्यादा आ जाए और गवर्नमेंट क्या कह रही है कि कौन-सा कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्व अगर वो इम्पोर्ट करेगी, इम्पोर्ट अगर मान लीजिए वो ज़्यादा करेगी, तो इंडियन रूपी ज़्यादा बाहर निकलेगा क्योंकि आप अपना पैसा दे के फिर वो इम्पोर्ट के लिए पैसा देंगे। लेकिन अगर उसपे कर्व हो जाए, मतलब उसको अगर रोकथाम लग जाए, तो वही सोचिए, रोकथाम लगेगा तब तो आप ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, तो आप अपना पैसा भी बाहर नहीं निकालेंगे, मतलब रूपी जो है वो मार्केट में कम आएगा। तो ये कदम तो सरकार लेगी ना, ये कदम तो लेगी। इससे क्या होगा कि स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी नहीं होगा। लेकिन वो कह रही है कि कौन-सा कदम नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब इसमें से आंसर वो होगा जिसको करने से रुपया ज़्यादा बाहर निकल जाए। ज़्यादा बाहर निकलेगा उसी कदम को तो सरकार रोकेगी ना कि ऐसा मत होने दो, नहीं तो स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, हमको स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी नहीं होने देना। तो इम्पोर्ट को कर्व करेगी, ये तो सही कदम है। प्रमोट एक्सपोर्ट को करेगी। अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है तो उससे क्या होगा? हम बाहर देंगे, अपना सामान भेजेंगे तो वो लोग हम लोग को फ़ॉरेन करेंसी में पैसा देंगे। फ़ॉरेन करेंसी से तो कोई खतरा नहीं है ना इंडियन रूपी को, अगर आएगा तो। अगर इंडियन रूपी आता तो मार्केट में फिर इंडियन रूपी निकल जाता, बहुत सारा पैसा हो जाता, तो वैल्यू गिर जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, फ़ॉरेन करेंसी में पैसा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये कदम तो सरकार लेगी इसको कर्व करने स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी को स्टॉप करने के लिए। कौन-सा कदम नहीं लेगी ये ढूँढना है। Encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated मसाला बॉन्ड्स। अब देख के आपको लगेगा कि मसाला बॉन्ड पता होना चाहिए, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं। बॉन्ड बस ये जानिए बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है कि आप बॉन्ड जारी करते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। और आपको ये भी नहीं पता बॉन्ड तो देखिए यहाँ दिया है ना, इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर। बोरोवर मतलब उधार लेना, उधार लेने वाला। तो बोरोवर उसको क्या कह रहा है कि इशू कीजिए रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब वो कुछ ऐसा इशू करेगा, ऐसा जारी करेगा। अब बोरो करने वाला तो इसको बोरो करेगा, मतलब पैसा को बोरो करेगा। तो वही अब क्या कह रहा है, रूपी डिनोमिनेट मतलब रूपी में आप बोरो कीजिए। तो आप सोचिए, जब कोई बोरो करेगा तो मार्केट में मान लीजिए बहुत सारा पैसा है, ठीक? अब वो बोरो कर रहा है पब्लिक से मान लीजिए, तो पब्लिक अपना रुपया उसको दे देगी, मतलब वो मार्केट से रुपया खींच लेगा और यही तो चाहिए। इसी से तो स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी रुकेगा, खींच लेगा। तो ये कदम तो सरकार उठाएगी ना, ताकि स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी जो है वो रुक सके। लेकिन हमें ढूँढना क्या है आंसर, कौन-सा कदम सरकार नहीं उठाएगी। ईज़िंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब बाहर से हम पैसा बोरो कर सकें, उसके लिए जो है
ईज़िंग कंडीशन मतलब जो स्थिति है जिससे बोरो किया जा सकता है उसको ईज़ कीजिए, आसान बनाइए उस रास्ते को, जिससे कि हम बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकें। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बाहर से अगर हम लोग करते हैं, तो बाहर से फ़ॉरेन करेंसी आएगी इंडिया में, फ़ॉरेन करेंसी आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कदम उठाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सरकार तो ये कदम उठाएगी। फ़ॉरेन करेंसी आ रहा है, इंडियन रूपी तो आ नहीं रहा है और दिक्कत है कि मार्केट में इंडियन रूपी ज़्यादा पुश नहीं होना चाहिए। इंडियन रूपी ज़्यादा मार्केट में निकल जाएगा, तो वैल्यू गिरेगी। लेकिन इससे तो इंडियन रूपी नहीं निकल रहा है बाहर, इससे तो फ़ॉरेन करेंसी आ रहा है। तो ये कदम भी सरकार उठाना चाहेगी। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या फॉलो करना? एक्सपेंशनरी। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? फैलाना। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई, गवर्नमेंट दिया ही हुआ है कौन से कौन कदम उठाएगी। तो अगर एक्सपांशनरी पॉलिसी बना दें मॉनेटरी पॉलिसी तो उससे होगा क्या? हम क्या फैलाना मतलब मनी फैल जाएगा। अब देखिए, हम अभी कहे कि स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी को अगर रोकना है, अगर इंडियन रूपी के वैल्यू को गिरने से रोकना है, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं निकलने देना चाहिए। लेकिन अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर आप कर देंगे तो क्या होगा? फैल जाएगा, रुपया और मार्केट में निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा? इंडियन रूपी और स्लाइड हो जाएगा, उसका वैल्यू और गिर जाएगा। और वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग को? कि कौन-सा कदम इसमें से सरकार नहीं उठाना चाहेगी, जिससे कि स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी हो? तो इससे स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी हो रहा है ना, तो इसी को ना सरकार रोकना चाहेगी। यही कदम तो सरकार नहीं उठाना चाहेगी। नहीं भैया ये कदम मत उठाओ। ये कदम उठाएँगे तो बाज़ार में ज़्यादा पैसा निकल जाएगा और फिर स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल्स पकड़ के अपने रियल लाइफ़ से कॉमन एग्ज़ाम्पल्स पकड़ के क्योंकि यूपीएससी जब आपको सिविल सर्वेंट बनाएगी, तो आपको इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपके पास प्रॉब्लम्स आएँगे, उस पर आपको सोचना पड़ेगा आंसर। इसीलिए वो इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है और वो जो क्वेश्चन पूछता भी है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछता ही नहीं। इस तरह का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में आपको मिलेगा इस तरह से क्वेश्चन? नहीं, आपको तो बस मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने को मिलेगा कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी क्या होता है, बस ये सब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ये ऑप्शन यूपीएससी अपने तरह से फॉर्म करता है, ताकि वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर सके और आपको इस तरह से सोचना। तो इसका आंसर आप बड़े आसानी से पहुँच जाएँगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप आंसर ढूँढें, तो दूसरे तरीके से ढूँढें। आप सही आंसर को ढूँढने की कोशिश ना कीजिए। आप सही आंसर तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। आप गलत आंसर को ढूँढ-ढूँढ के पहले साइड कीजिए और तब आप सही आंसर तक पहुँचने की कोशिश कीजिए वैसे क्वेश्चन्स में, जिसका आंसर आपको नहीं पता है। जिसमें आपको 100% पता है कि ये आंसर तो है ही, उसमें तो आप डायरेक्ट आंसर पे चले जाइए, फिर समय क्यों खराब करना। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, जिस पर आपको सोचना पड़ेगा। भले वो टॉपिक आपने पढ़ा हो लेकिन वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।